नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नायक 2.0। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सीरीज में सेट नंबर 6 पर। ये सेट नंबर 6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी फैक्टों पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और पूरी क्लास आपको बहुत कम समय में रिवाइज कराऊंगा। तो जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं हमसे, वो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सारी की सारी वीडियो को देख सकें। मैंने इस पूरे सेट की आप सभी के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसका 5वां सेट, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी जो 5 सेट हो चुके हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं हमारा सेट नंबर 6। ये सेट नंबर 6 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाला है। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले आज के जो हमारे क्वेश्चन थे उनको देख लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, पूछा गया था रेलवे ब्रॉड गेज जो लाइन होती है, इसकी अधिकतम जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, लाइन की जो आपकी अधिकतम विड्थ होती है वो कितनी होती है। इसके बाद पूछा गया था सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है। ब्रंट शुगर जो आपकी एक बुक है वो किसकी है। और विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है। और सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है वो कौन सी नदी का है। तो इसके आंसर यहाँ नीचे मैंने लिख दिए, आप सभी के लिए मेंशन कर दिए। ठीक है, इन सभी को आप लोग देख लेना। और यहाँ से हमारे आज के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी से कि पूछा गया था पहले क्वेश्चन में, पखवाज शब्दांश मुख्य रूप से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पखवाज अगर हम देखें तो ये ओडिसी नृत्य में इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से किसमें, तो ओडिसी में किया जाता है। ओडिसी जो है आप सभी को पता है ये कब कब किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण और जगन्नाथ यात्रा होती है उस समय इसको किया जाता है। इसमें किस मुद्रा का, तो त्रिभंग मुद्रा का उपयोग किया जाता है। ये इसके जो साक्ष्य हैं वो किस गुफा से मिलते हैं, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं से इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसकी शुरुआत जो होती है वो मंगलाचरण से होती है और इसका जो अंत होता है वो मोक्ष से होता है। किस डांस में, तो थारियम जो आपका डांस है इससे इसका अंत होता है। नेक्स्ट, इसमें एक ज्योमेट्री पैटर्न बनाया जाता है जिसे सचल मूर्ति कहा जाता है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि ओडिसी नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो वह ओरली। और इसके जनक कौन थे, तो गुरु पंकज चरण दास इसके जनक माने जाते हैं, इसके पिता माने जाते हैं ओडिसी नृत्य के। इसमें कौन कौन से अन्य वाद्य यंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है, तो एक है आपका मंजीरा, एक है आपका पखवाज और एक है आपका ढोल। इनका उपयोग इसमें किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण आपके कलाकार हैं ओडिसी नृत्य के, तो वो हैं आपके कौन कौन से, तो केलू चरण महापात्रा। ठीक है, जिसमें भी चरण आपको दिख जाता है, अक्सर उनका जो 99% संबंध होता है वो आपका ओडिसी से ही होता है, जिनके चरण जिसमें आ जाता है। और जो आपके केलू चरण महापात्रा थे इनको 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था और ये ओडिसी के लिए पाने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके द्वारा सृजन स्कूल की स्थापना की गई थी 1993 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरपोल। इंटरपोल के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये विश्व की सबसे बड़ी जो पुलिस की संस्था है ना। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इंटर और एक है पोल। इंटर मतलब इंटरनेशनल और पोल मतलब है पुलिस। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। आप सभी को एक पॉइंट याद रखना है कि 7 सितंबर को, कब, 7 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1923 में। और 2023 में इसके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे, तो इसीलिए 7 सितंबर को आपका पुलिस सहयोग दिवस, एक नया दिवस स्टार्ट किया गया था, पुलिस सहयोग दिवस। वो कब मनाया गया था, 7 सितंबर को। इसकी जो 90वीं बैठक हुई थी, वो कहाँ हुई थी, दिल्ली में। और 91वीं जो बैठक हुई है इसकी स्थाना में हुई थी अभी हाल ही में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी 91वीं स्थाना में हुई थी, आप लोग ये भी याद रखना है आपको। नाटो की अगर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसमें सदस्य देशों की संख्या 32 और हाल में इसका 32वां सदस्य देश बना था स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। और इसके जो हेड बने हैं वो हाल ही में कौन बने थे, मार्क रूटो। अब मार्क रूटो से एक पॉइंट याद आपको रखना है, मार्क रूटो जो है आपके वो कौन है, तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और अब क्या बन चुके हैं, तो नाटो के हेड बन चुके हैं। अगर हम बात करें किसकी, तो एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है नीदरलैंड की। और नीदरलैंड में ही आपको पता है क्या है, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, आपका नीदरलैंड में ही है, द हैग में। ठीक है, जो यूएनओ का एक अंग है इंटरनेशनल, जिसमें आपके 15 जज होते हैं और इनका 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी आपका रखना है। ईयू की बात करें तो इसे हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी रोम की संधि से, और इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 2012 में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डब्ल्यूटीओ के बारे में एक छोटी सी जानकारी जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत डिटेल में आपको ये बताऊंगा। इसे हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो मराकेश संधि से की गई थी। इसका जो पुराना नाम था वो नाम था गैट। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ पर है, जिनेवा में। और ये डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में की स्थापना हुई थी। समझते हैं, जो आपका जो डब्ल्यूटीओ है इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके रूप में, तो 1947 में आईटीयू के नाम से इसकी स्थापना की थी, यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में इसका नाम रख दिया गया था गैट, और गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड, इसके नाम से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1 जनवरी 1995 को एक मराकेश संधि हुई थी, और मराकेश संधि के तहत ये डब्ल्यूटीओ बन गया आपका।
अच्छा, ये तो WTO है आपका जिनेवा वाला, ये मैंने आपको बता दिया। और एक WTO है आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में, ठीक है, ये पॉइंट आपका रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, हमसे पूछा गया था मैक्सिस पुरस्कार। आप सब लोग जानते हैं मैक्सिस पुरस्कार, ये जो आपके राष्ट्रपति हैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे, इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था मैक्सिस पुरस्कारों का। इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, यानी एशिया का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1957 में हुई थी, और पहली बार या पहला जो दिया गया था आपका वो विनोबा भावे को ही दिया गया था 1948 में। विनोबा भावे आप सब लोग जानते होंगे, भूदान आंदोलन में चलाया था 1991 में, और इसके तहत इन्हें पहला जो दान मिला था भूमि का वो पोचमपल्ली तेलंगाना से मिला था। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1983 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। सेकंड व्यक्ति कौन थे? वो भी भारतीय ही थे, आपके CD देशमुख, इनको 1959 में दिया गया था, नहीं अगले साल ही इनको दिया गया था ये। मदर टेरेसा आप लोग सब लोग जानते होंगे, मदर टेरेसा को 1962 में इनको ये दिया गया था पुरस्कार, रेमन मैग्सेस अवार्ड, इसको रेमन मैग्सेस अवार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। और आप सभी को पता है मदर टेरेसा को मैंने आपको बताया था भारत रत्न भी मिल चुका है, और भारत रत्न इनको कब मिला था? तो आप सब लोग याद रखना 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अब कैसे याद रखेंगे? तो 80 भारत रत्न, और मदर होती है 80, अच्छी, और अच्छी से क्या याद रखते हैं हम? 80। तो इनको 1989 में क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न दिया गया था, और 1979 में इनको क्या दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सुब्बलक्ष्मी, तो MS सुब्बलक्ष्मी संगीतज्ञ के क्षेत्र में या पहली महिला संगीतज्ञ जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो वो थी आपकी MS सुब्बलक्ष्मी, और 1966 में UN में इन्होंने प्रदर्शन भी किया था, और भारत रत्न 1998 में दिया गया था, पहली महिला संगीतज्ञ थी। अगर मैं आपसे पूछूं 2001 में कौन सी महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया था, तो वो थी आपकी लता मंगेशकर। और भारत रत्न अब तक कितनी महिलाओं को मिल चुका है? तो 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया था, उसके बाद आपकी मदर टेरेसा को दिया गया था, इसके बाद आपकी मदर टेरेसा और इंदिरा गांधी हो गई, मदर टेरेसा, एक है आपकी अरुणा सफली, एक है आपकी लता मंगेशकर, और एक है आपकी MS सुब्बलक्ष्मी। इन 5 महिलाओं को भारत रत्न मिल चुका है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक 2025 तक कितने महान व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है। इस बात का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, पूछा गया था भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी। तो भारत की पहली जो रेलवे यूनिवर्सिटी है वो आपकी बड़ौदा गुजरात में, इसको खोला गया था किस नाम से? तो NRTI, नेशनल रेल एंड टर्म्स प्रोटेक्शन इसके नाम से, इसको इंस्टीट्यूट के नाम से इसको स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर? आपका चाणक्यपुरी दिल्ली में है। रेलवे की इंटरनेशनल पर्यटन ब्यूरो में कितने शहर शामिल है? तो 11 शहर शामिल है। रेलवे जोन कितने आपके? तो 18 हैं। और मेट्रो जोन ये कहाँ पर? आपका कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो जो चली थी 1984 में यहीं चली थी। और रेलवे बोर्ड का एक्ट कब आया था? तो 1904 में आया था, और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो करजन था, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका। अगला हमारा क्वेश्चन था जनगणना अधिनियम। तो जनगणना अधिनियम स्वतंत्रता के बाद कब आया था? 1948 में जनगणना स्वतंत्रता के बाद आया था, ठीक है, 1948 में। और जनगणना जो है आपकी गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाती है। संघ सूची का विषय है, और अनुसूची कौन सी है? तो 7वीं अनुसूची में आपका जनगणना स्थित है। इसका उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 246 के तहत ये केंद्र सरकार के अधीन होती है। आप सभी को पता है पहली अनियमित जनगणना जो की गई थी भारत में 1872 में की हुई थी मियो के द्वारा। और मियो की जो चाकू मारकर हत्या की गई थी वो कहाँ की गई थी? अंडमान निकोबार में चाकू मार के इसकी हत्या की गई थी। अगर आपसे पूछे भारत की पहली नियमित जनगणना जो कि 10 वर्ष के आधार पर की गई थी, पहली बार कब की थी? 1881 में। किसके द्वारा कराई गई थी? तो लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन के द्वारा कराई गई थी। ये भारत का बहुत ही अच्छा वायसराय था, इसको सबसे अच्छा वायसराय भी हम कह सकते हैं, माना जा सकता है। 1880 से 1884 के बीच ये रहा था। जनगणना आयुक्त उस समय कौन थे आपके? तो 1881 में वो थे WW प्लाडेन, WC प्लाडेन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी, और इसके आयुक्त थे आपके WM येट्स, और इसके साथ थे RA गोपाल स्वामी। पहला शहर जनगणना, यानी भारत का पहला शहर जिसकी जनगणना की गई थी तो वो था ढाका। उस समय ये भारत में ही था। 1830 में यहाँ पर आपकी जनगणना की गई थी, और उस समय कौन थे आपके? तो हेनरी वॉल्टर ये जनगणना आयुक्त थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखना है। जैसे स्ट्रेट ड्राइव शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आप सब लोग जानते होंगे ये है आपका स्ट्रेट ड्राइव क्रिकेट से संबंधित है। एक पुस्तक आपसे पूछे कि स्ट्रेट फ्रॉम्स द हार्ट, ये किसकी पुस्तक है? तो कपिल देव की ये पुस्तक है। सुनील गावस्कर, इनकी पुस्तक का नाम है, आप सभी को पता है, सुनील गावस्कर की जो किताब है ना, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोलते हैं हम लोग लिटिल मास्टर, ठीक है, लिटिल मास्टर। यहाँ पर ये थोड़ा सा फैक्ट मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, यहाँ बुक नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहा जाता है, ये बात याद रखना, ये बुक काट दीजिए यहाँ से। सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं? तो मास्टर ब्लास्टर बोलते हैं, और इनको ही बॉम्बे बॉम्बर भी कहते हैं। एक ओवर में सर्वाधिक रन टेस्ट में किसने लगाए थे? तो वो थे जसप्रीत बुमराह। एक ओवर में 35 रन इन्होंने बनाए थे। बॉलर थे आपके स्टुअर्ट ब्रॉड, ये वही स्टुअर्ट ब्रॉड हैं जिन पर
6 बॉलों में 6 छक्के लगाए थे युवराज सिंह ने। और आप सभी को पता है उस समय कौन सा ये स्टेडियम था, तो आपका किंग्स नीड्स स्टेडियम था, यहाँ पर लगाए थे। तो साथियों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया, तो जल्दी से बेल आइकन घंटी को दबाकर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मैं आपको ऐसी फुल डिटेल के सारे 30 जो सेट्स हैं वो कराने वाला हूँ, ठीक है। और आप सभी को बहुत अच्छा रिवीजन में कराऊंगा इसी वीडियो के माध्यम से। अब अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये बुक से संबंधित था और इसमें पूछा गया था अनब्रेकेबल जो बुक है आपकी किसकी है, तो MC मैरी कॉम की है, मुक्केबाजी से संबंधित है। 2012 ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। अब ऐसी हमारी कुछ अन्य हमारी पुस्तकें हैं, जैसे आपसे पूछा है सर्टलिंग टू द टॉप, ये किसकी है, PV सिंधु की है। माई लाइफ इन फॉल, ये इंदिरा नूई की है, पेप्सिको की जो आपकी अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे एस अगेंस्ट ओड्स किसकी है, तो ये सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन, ये साइना नेहवाल की है। गोल्डन गर्ल, ये PT उषा की है। ब्रेन अगेन ऑन द माउंटेन्स, ये अरुणिमा सिन्हा की है। आप सभी को पता है पहली महिला विकलांग जिन्होंने हिमालय को फतेह किया तो वह है अरुणिमा सिन्हा। द स्मॉल वंडर, ये किसकी है, दीपक कार्माकर की है। अनगार्ड, ये मिताली राज की है। अनस्टॉपेबल, ये मारिया सारापोवा जो कि रूस की खिलाड़ी हैं, इनकी है। नेक्स्ट आपसे पूछे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, हर जनरेट टू फाइंडिंग हर पावर एंड हर वॉइस, ये है नाओमी ओसाका, जापान की बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं आपकी नाओमी ओसाका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, देखिए नाओमी ओसाका से एक क्वेश्चन याद रखना। ओसाका जो है आपका क्या है, ये जापान का, या यूँ कहें जापान का ये क्या है, या यूँ कहें पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं ओसाका को, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा मानव तस्करी और जबरन श्रम निषेध किया गया आर्टिकल 23 के तहत। आर्टिकल 24 में क्या है, तो बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए ये बाल श्रम माना जाएगा। बाल एवं किशोर निषेध अधिनियम कब आया था, 1986 में आया था। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट कब आया था, तो ये आपका 1976 में आया था। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो आया था आपका 1948 में आया था। अब अगला क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि नागरिकों के लिए कौन कौन से एक्ट हैं, तो आप सभी बताएं ये जो आर्टिकल हैं आपके कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, 30, ये आर्टिकल हैं आपके केवल नागरिकों के लिए। लेकिन नागरिकों और विदेशियों के लिए प्राप्त जो आर्टिकल है वो कौन सा, आर्टिकल 26, ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन के जो अधिकार हैं उससे संबंधित है आर्टिकल 26, और ये नागरिक और विदेशियों को दोनों को प्राप्त है। लेकिन केवल नागरिकों को प्राप्त आर्टिकल आपको याद रखने हैं 5 आर्टिकल, जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 29, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका जो रिट्स से था। रिट्स आप सब लोग जानते होंगे, रिट्स जो होती हैं आपकी 5 प्रकार की होती हैं, और आर्टिकल 32 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाई जाती हैं, ठीक है। और हाई कोर्ट में ये आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत 5 से अधिक रिट भी लाई जा सकती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तहत आर्टिकल 32 के तहत केवल 5 रिट लाई जा सकती हैं। ये 5 रिट कौन कौन सी हैं, इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। B4 होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, A4 होता है आपका अधिकार परीक्षा, P4 होता है आपका परमादेश, P4 होता है आपका प्रतिषेध, और U4 होता है आपका कौन सा, तो उत्प्रेक्षण। ये 5 ही रिट आपके यहाँ लिखी है। जैसे परमादेश, सबसे पहले देखते हैं हमारा हैबियस कॉर्पस, इसे हम बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसमें क्या किया जाता है, तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार दिया गया है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का। परमादेश, इसे हम बोलते हैं मैडम बस हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, इसे क्यू वारंटो बोलते हैं। उत्प्रेक्षण, इसे मांग लेना के लिए कहते हैं। और प्रतिषेध होता है आपका प्रोहिबिशन, मना कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, तो DSP आप सभी लोग जानते हैं, DSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस भाग में है, तो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए थे, तो इस आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिए इनको, तो स्पेन से लिया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आयरलैंड ने जो DSP है वो कहाँ से लिए हैं, DPSP वो आपके स्पेन से लिए हैं, लेकिन हमने आयरलैंड से लिया है। ये वाद्य योग्य नहीं है, DPSP जो होता है हमारा ये वाद्य योग नहीं होता है। इसका उद्देश्य जो होता है वो कल्याणकारी जो राज्य है इसकी स्थापना करना, ये इसका उद्देश्य है। कुछ कथन है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जैसे नीति निर्देशक तत्वों को अनूठी विशेषता किसने कहा है, तो VR अम्बेडकर ने कहा है। DPSP को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा है, तो KC व्हीलन ने कहा है। DPSP को बैंक सुविधाजनक दे चेक कहा है किसने, तो KT शाह ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण से विद्रोह हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जो आपका विद्रोह किया गया था, जनजाति विद्रोह, किसके द्वारा किया गया, तो खासी, जो खासी जनजाति इसके द्वारा किया गया था 1829 से 33 के मध्य, ठीक है। कोल विद्रोह ये आपका झारखंड में हुआ था 1831 में। मुंडा विद्रोह ये आपका बिरसा मुंडा, आप सभी लोग जानते होंगे, धरती आबा के नाम से जाना था। 1895 से 1999-90 के बीच जो चला था आपका, वो आपका मुंडा विद्रोह था झारखंड में। यहाँ पर एक डेट है 1899 और एक है आपकी 1900 की, है ना, ये 1900 कर लेना यहाँ पर 1900, ये डेट दोनों में मानी जाती हैं। इसको बोलते हैं हम ना उल्लू गुलान विद्रोह भी बोलते हैं। संताल विद्रोह जो कि राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था 1855 में। इसमें 4 लोगों के नाम याद रखना है, सिंधु और कानू, चांद और भैरव, ठीक है। चांद, भैरव और सिद्धू कानू, ये 4 लोग थे जो संताल विद्रोह से संबंधित हैं आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे भील विद्रोह। तो भील विद्रोह कब हुआ था, 1812 से 19 के बीच महाराष्ट्र में हुआ था।
वेलुथंबी ये केरल में हुआ था 1808 से 909 के बीच में। कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था 1840 में। गडकरी विद्रोह 1844 में। रंपा विद्रोह 1879 में। नील विद्रोह 1854 में। तेभागा आंदोलन 1946 में। बहावी आंदोलन 1831 में। पागलपंथी विद्रोह 1825 में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 में। अब भील विद्रोह आपको बताना है, हम लोग भील के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फ़कीर जो विद्रोह आपका जो इसके बारे में सर ने जो डेट लिखी थी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग रही थी, इसलिए आप लोग इसे एक बार चेक करके बताना, ठीक है, कि फ़कीर विद्रोह आपका कब किया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 13, जिया तरंग आंदोलन ये कहाँ हुआ था आपका? मणिपुर में। और कौन के द्वारा? तो रानी गेडलियू, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्हें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्वीन ऑफ नागास कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सन्यासी विद्रोह, तो ये 1763 से 1800 के मध्य चला था। चर्चा में इसका चर्चा जो विषय है कहाँ पर मिलता है हमें? इसकी चर्चा में मिलती है आनंद मठ, जो कि एक बंगाली भाषा की किताब है। किसके हैं? इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, सन्यासी विद्रोह के इनकी जो बुक है इसमें इसका उल्लेख मिलता है, थोड़ा सा इसकी चर्चा मिलती है। अहोम विद्रोह आप सभी को पता ही असम में किया गया था, 1828 से 1833 तक चला था, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे गोवर्धन कुमार। पागलपंथी विद्रोह ये 1813 से 33 पश्चिम बंगाल में चला था, करम शाह टीपू शाह के द्वारा से इसका नेतृत्व किया गया था। पाइका विद्रोह ये उड़ीसा में, बक्सी जगबंधु के इसके नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो मैचिंग बट से संबंधित था। जैसे बाल विवाह का संबंध किससे? तो बहराम जी मालवारी से था। विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में इसको प्रतिबंधित किया था। विधवा पुनर्विवाह, प्रतिबंधित नहीं मतलब विधवा पुनर्विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसको लागू किसने किया था? तो कैनिंग ने लागू किया था। ऐसी ठगी प्रथा ये किसने बंद कराई थी? तो कर्नल स्लीमैन के द्वारा से बंद कराया गया था। और सती प्रथा को किसने बंद किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में इसको बैन किया गया था। बंगाल में पहली बार इस पर प्रतिबंध लगा था, ठीक है। और मद्रास और बम्बई में 1830 यानी अगले ही साल यहाँ पर प्रतिबंध लग गया था। अच्छा, जो आपका सती प्रथा का जो आंशिक हमें साक्ष्य मिलते हैं, आंशिक साक्ष्य अगर हमसे पूछा जाए कि सती प्रथा के आंशिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप लोग याद रखना ये हमें मिलते हैं लोथल से। कहाँ से मिलते हैं? लोथल, जो कि एक हड़प्पा ही आपका शहर है। लेकिन आपसे पूछे आधुनिक भारत में या गुप्त काल में, ये एरन अभिलेख जो था भानुगुप्त 510 में, इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके आंशिक साक्ष्य लोथल से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ संस्थाएं हैं, उनकी स्थापना वर्ष है और इसके संस्थापक कौन कौन से थे, ये इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरी 10 आपकी संस्थाएं इंपॉर्टेंट संस्थाएं मैचिंग में आपसे पूछ ली जाती हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, पीसीएस लेवल के भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाता है। पूछा गया है ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। हालांकि जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये ब्रह्म समाज का ही एक रूप है, आगे चलकर ये टूट गया था 1865-66 में। और इसके संस्थापक थे आपके कौन? तो वो थे केशव चंद्र सेन। तत्वबोधिनी सभा ये 1839 में बनी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। सत्यशोधक समाज ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये इसके कौन थे? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी जी के गुरु थे, इनके द्वारा बनाई गई थी। आत्मीय सभा ये 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई थी। ब्रह्म समाज भी राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाई गई थी। और आपसे पूछे प्रार्थना समाज ये 1867 में बनाई गई थी आपकी आत्मारंग पांडुरंग और आरजी भंडारकर के द्वारा। आदि ब्रह्म समाज ये आपसे पूछे तो आदि ब्रह्म समाज 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई थी। साधारण ब्रह्म समाज ये 1878 में आनंद मोहन बोस के द्वारा बनाई गई थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती और लाला हंसराज के द्वारा की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में इसकी स्थापना की थी एमजी रानाडे के द्वारा, ठीक है। लोग यहाँ देखेंगे जो हमारी ज्योग्राफी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, जैसे निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो वो नदी थी आपकी महानदी। इसका उद्गम जो होता है वो सिहावा की पहाड़ियों से होता है, धनवंतरी जिला, ठीक है। तो धनवंतरी जिला ये आपके यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसका जो प्राचीन नाम था वो था आपका चित्रोपला। चित्रोपला इसका पुराना नाम है। और मोहाना इसका कहाँ पर? तो आप सब लोग जानते होंगे बंगाल की खाड़ी में। इसकी सहायक नदियाँ जैसे शिवनाथ है, जोग है, अरपा है, इसकी सहायक नदियाँ। और इस पर एक बांध बना हुआ है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे अगला क्वेश्चन था हमारा, भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप सभी लोग जानते होंगे ये नर्मदा और तापी नदी जो है भ्रंश घाटी से बहती हैं। और ये किसके? तो सतपुड़ा रेंज यहाँ पर पड़ती हैं, ठीक है, इनके बीच से बहती हैं। नेक्स्ट तापी नदी जो है आपका ये मुल्ताई पहाड़ी है, बैतूल जिला मध्य प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। और इसका मुहाना है आपका अरब सागर में, तापी नदी का। नेक्स्ट आप हम बात करें नर्मदा नदी की, तो नर्मदा नदी इसका उद्गम कहाँ पर है? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है मध्य प्रदेश में। मुहाना इसका कहाँ पर है? तो अरब सागर में है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोलते हैं। गुजरात की जीवन रेखा भी किसको बोलते हैं? तो नर्मदा नदी को ही बोलते हैं। इस पर कुछ जलप्रपात बने हुए हैं, जैसे धुआंधार जलप्रपात है, कपिल धारा जलप्रपात है,
दुग्धधारा आपका जलप्रपात है, एक है मंदार जलप्रपात। ये सब किस पर बने हुए हैं? नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। ऐसे हमारे कुछ बांध हैं जो नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, इंदिरा गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है, और ओंकारेश्वर बांध ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तापी नदी पर एक बांध है आपका, वो बहुत ही फेमस है आपका, उकाई बांध परियोजना, मध्य प्रदेश में है ये उकाई बांध परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो वो कौन सी? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं? तो कावेरी को बोलते हैं। और दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे पूछे दक्षिण की गंगा तो कौन है? कावेरी। की आ जाए तो कावेरी, और दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं? तो गोदावरी को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा गोदावरी से संबंधित था। अब हम गोदावरी के बारे में देख लेते हैं सारे फैक्ट। जैसे गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? तो त्र्यंबकेश्वर की जो पहाड़ियाँ नासिक महाराष्ट्र से होता है। इसका मुहाना कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सरवरी, ये बाएं हाथ की इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सेकंड लंबी नदी है भारत की, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी जो सहायक नदियाँ एक और है, प्रवरा है, मंजरा है, मनेर है, ये दाएं हाथ से इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो दक्षिण की गंगा भी हम किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। अब महानदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं। महानदी की हम लोग बात करें तो महानदी की सहायक नदी कौन सी है? तो वो है तेल नदी। ठीक है, ऐसी कृष्णा की अगर हम बात करें तो कृष्णा नदी आप सभी लोग जानते होंगे। कृष्णा नदी, इसका उद्गम कहाँ पर है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। 14 से 1 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसकी सहायक नदी है दाएं हाथ से तो कुडानी नदी है, बेन्ना नदी है, कोयना नदी है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाएं हाथ से देखें तो भीमा, डिंडी, हलिया, मूसी और मुन्नेर, ये इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, ये दाएं हाथ की सहायक नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा अगला, कृष्णा नदी जो जल विवाद है आपका, या कृष्णा नदी विवाद जो है कितने राज्यों में? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य। इस पर कुछ बांध बने हुए, जैसे नागार्जुन सागर बांध आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बना हुआ है। श्रीशैलम ये आपका आंध्र प्रदेश में, और अलमाटी बांध ये आपका कृष्णा नदी पर ही है, कर्नाटक में। नेक्स्ट आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस वर्ष रुपये का एक माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था? अवमूल्यन का मतलब होता है निवेश का बढ़ना। ठीक है, जब निवेश बढ़ जाता है तो अब मुद्रा अवमूल्यन हो जाता है आपका। 1991 की घटना है ये आपकी, और 1 जुलाई और 3 जुलाई को आरबीआई के गवर्नर जो थे उस समय कौन थे? एस वेंकटरमन। इनके कार्यकाल के दौरान क्या हुआ था? एक माह में 2 बार मुद्रा का क्या हुआ था? उन्मूलन हुआ था, अवमूल्यन हुआ था, माफ करना। ठीक है, और जो 1991 इसे भारतीय आर्थिक सुधार का वर्ष कहा जाता है। मुद्रा अवमूल्यन आपसे पूछे पहली बार कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1949 को, और उस समय आरबीआई के गवर्नर थे वेनिगल राव। सेकंड टाइम हुआ था आपका कब? तो 1966 में हुआ था, और उस समय आपके गवर्नर थे पीसी भट्टाचार्य। ये 6 जून 1966 को हुआ था, यानी 6 कहने का मतलब है 6 जून और 1966। ठीक है, तो ये दूसरी बार आपका मुद्रा अवमूल्यन हुआ था, पीटी भट्टाचार्य। आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पीएम मोदी जी के आर्थिक निर्णय की घोषणा वर्ष 2016 के अंत में की गई थी। तो कौन सा ऐसा निर्णय था जो मोदी जी के द्वारा 2016 के अंत में लिया गया था, और ये काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से बहुत बड़ा निर्णय था? तो ये था विमुद्रीकरण का निर्णय, जो कि 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे मोदी जी ने लिया था। ठीक है, क्यों विमुद्रीकरण क्यों किया गया था? तो इसका बहुत ही बड़ा जो उद्देश्य था वो था काले धन को वापस लाना, नकली मुद्रा का जो भुगतान था उसको ख़त्म करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, इसके लिए इसको लाया गया था। और इसी को बोला गया था ब्लैक मनी की सर्जिकल स्ट्राइक भी बोला गया था। किसको? तो विमुद्रीकरण की जो 2016 में हुई थी आपकी। इसमें आपके 500 के और 1000 के जो नोट थे इनको बंद कर दिया गया था। ठीक है, बंद कितने किए थे? तो 15.41 लाख करोड़ रुपए बंद किए गए थे। लेकिन इसमें रिकवरी कितनी हुई थी? तो 15.31 लाख करोड़ की यहाँ पर रिकवरी हुई थी, जो कि 98.96% है। नोट बदलने की अंतिम तिथि क्या थी? तो आप सभी लोग बताया, जब उस समय आपकी लाइन लग रही थी बहुत भयंकर तरीके से, हर आदमी को नोटों की दिक्कत हो रही थी। तो नोट बदलने की जो अंतिम तिथि थी वो 30 दिसंबर 2016 थी आपकी। अच्छा, उस समय भारत के जो वित्त मंत्री थे वो कौन थे? तो अरुण जेटली थे। इस योजना को, इस बात को बहुत ज़्यादा सहारा नहीं मिला था लोगों का। राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे प्रणब मुखर्जी। प्रधानमंत्री आप लोग जानते ही कौन है? मोदी जी होंगे। आरबीआई के गवर्नर थे उर्जिल पटेल, और इनको इस्तीफा भी देना गया था। इनकी बहुत ही फेमस बुक है ओवरड्राफ्ट, इनकी बहुत ही फेमस बुक है। फिर 2000 रुपये का नोट बंद किया गया कब? तो 19 मई 2023 को इसकी घोषणा की गई थी 2000 रुपये के नोट की बंद करने की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2000 के नोट पर कौन सा चित्र अंकित था। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। इसमें हमारा था विदेशी मुद्रा विनिमय जो अधिनियम है फेरा, ये कब आया था? 1973 में आया था। इसका उद्देश्य था क्या? तो विदेशी मुद्रा का विनियमन करना और इसका संरक्षण करना।
जो फेरा था इसके स्थान पर बना दिया गया फेमा, यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99 में आया था, 1999 में आया था आपका। अगला क्वेश्चन हमसे पूछेगा योजनाओं के बारे में। पीएम सुरक्षा बीमा जो योजना थी ये आपकी 2015 में आई थी। इसमें 2 लाख रुपये मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर दिए जाते हैं और 1 लाख रुपये आपका आंशिक विकलांगता के रूप में दिए जाते हैं। इसका जो भुगतान किया जाता है वो 12 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से किया जाता है। पीएम वय वंदना योजना 2017 में आई थी, 60 वर्ष से अधिक जो बुजुर्ग हैं उनके लिए। पीएम श्री योगी मानधन योजना ये 2019 में आई थी, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए आई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ये साइंस का क्वेश्चन था हमारा। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 2 kg द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्ञात करना है। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है हाफ mv²। हाफ ये हमने लगा दिया 2 किलोग्राम की है और mv कितना हमारा 30 हो जाएगा, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड। तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 900 जूल। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछे तो उसमें पूछा गया था एक जो मोल होता है इसमें कणों की संख्या कितनी होती है। मोल किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, ठीक है। और इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या होती है हमारी अवोगाद्रो संख्या भी इसको हम लोग बोलते हैं। ये 1 मोल में कणों की संख्या होती है। नेक्स्ट आपसे पूछे जो आपके एक वृक्ष की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो वल्कल इसको बोला जाता है। तना का जो विकास होता है या विकसित होता है वो प्राकुर से होता है यानी प्लूमोल से होता है, और जड़ ये मूलांकर से होता है यानी रेडिकल से होता है। जड़ जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आपकी भूमिगत जल जिन्हें अंडरग्राउंड कहते हैं, एक होती है सब एरियल और एक होती है वायवीय। ये होती हैं आपकी भूमिगत, ये होती हैं अर्ध भूमिगत और ये बिल्कुल जो हमें ऊपर से ही दिखाई दे जाती हैं। अब जो हमारी अंडरग्राउंड है वो 3 प्रकार फिर से 4 प्रकार की होती हैं। एक होता है कंद, एक होता है प्रकंद, एक होता है सलकंद, एक होता है धनकंद। इसमें कौन कौन सी होता है, तो आलू आ जाता है, इसमें हल्दी अदरक आ जाता है, इसमें आपका लहसुन प्याज आ जाता है, इसमें आपकी अरवी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछे तो प्रोटीन का विखंडन किसके द्वारा किया जाता है, तो पेप्सिन के द्वारा। ये जठर रस और आमाशय के द्वारा इसको बनाया जाता है पेप्सिन को, ठीक है। बसा इसका तोड़ता कौन है, तो लाइपेज इसको तोड़ता है। स्टार्च को एमाइलेज तोड़ता है और लार में पाया जाता है आपका टाइलिन। अगला सवाल आपसे पूछे पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा आपका, तो हरियाणा में। पहला हड़प्पाई संग्रहालय आपका राखीगढ़ी में, यहाँ हड़प्पा कर लेना, हप्पा की जगह हड़प्पा। भारत का पहला खुला संग्रहालय ये आपका शहीदी पार्क दिल्ली में। देश का पहला डूबता संग्रहालय ये आपके कहाँ पर है, तो हुमायूं कब्र नई दिल्ली में। और देश का पहला लिपि संग्रहालय ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बंदर का जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, तो मनु भाकर को। पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीते हैं, यानी एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं मनु भाकर ने। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। मंत्री कौन है आपके, सर्बानंद सोनोवाल। जो जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी है। टाटा मोटर्स के विक्की कौशल हैं। बीपीसीएल के आपके नीरज चोपड़ा हैं। फिट इंडिया के आयुष्मान खुराना हैं। पूमा इंडिया के आपके तो पीवी सिंधु हैं। और खो खो के जो वर्ल्ड कप हुआ था अभी हाल ही में, भारत ने इसको जीता है नेपाल को हराकर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला वर्ग को दोनों में। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। ऑफिसरी कौन है, दीपिका पादुकोण। अगला हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है 28वें राष्ट्रमंडल का जो शिखर सम्मेलन होगा इसकी मेजबानी कौन करेगा, भारत। एआई शिखर सम्मेलन जो आपका तीसरा हुआ है वो कहाँ पर, पेरिस में हुआ है। 9वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आपका नई दिल्ली में। बिम्स्टेक 2025 ये आपकी थाईलैंड में हुई। हिंद महासागर सम्मेलन ये आपका ओमान में हुआ। अब आप लोग मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जो आपका सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। बहुत ही कम समय में मैंने आपका बेहतरीन सा रिवीजन कराया है और इसी प्रकार से हम लोग 30 सेटों पर बात करेंगे, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से समझेंगे, रिवाइज करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपके पास बार बार नहीं आती हैं। अगर आती हैं तो आप इसको चैनल को संभाल कर रखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।